देखो हम लोग आज पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। इससे पहले हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उससे पहले जो है जो पाषाण काल है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव जो बुक है आपकी उससे क्वेश्चन भी हम लोग लगा चुके हैं। तो हम लोग पढ़ते किस तरीके से आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक जो पढ़ेंगे लूसेंट बुक से उसका थ्योरी रूप हम यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझा देते हैं। फिर उसी का थ्योरी हम लोग किताब से, जो लूसेंट किताब है उससे पढ़ लेते हैं। और उसके बाद उसी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस हम लोग जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है उससे करते हैं, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वैदिक काल। अब वैदिक काल यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो वैदिक काल क्या है यहाँ पे पहले आप लोग देखेंगे। तो वैदिक काल का जो समय है वो 1500 BC से 600 BC के बीच माना जाता है, ठीक है। हालांकि जो वैदिक काल है शुरुआत में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले यही माना जाता था कि भारत का जो प्रारंभिक काल है वो वैदिक काल ही है, यहीं से भारत की सभ्यता शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तब वैदिक काल को बाद में माना लगा कि ये तो बाद में काल है, इससे पहले भारत में एक काल मौजूद था जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ये जानने को मिलेगा कि वहाँ की जो सभ्यता थी वो नगरी थी, जबकि वैदिक काल में आपको यहाँ पे जो सभ्यता जानने को मिलेगी वो ग्रामीण मिलेगी। तो इसके संदर्भ में आप देखा जाए तो उल्टा प्रतीत होता है एक तरीके से, क्योंकि आप लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से तब नगर की ओर उठते हैं। लेकिन भारत की क्षेत्र अगर उसमें विकास के उसके संदर्भ में कहा जाए तो पहले सभ्यता जो भारत की वो वाली थी जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है, वो सभ्यता एक तरीके से नगरी थी। और बाद में फिर ये वैदिक सभ्यता आई और ये वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा उल्टी बात लगती है कि इस तरीके से कैसे हो गया। तो हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग समाप्त हो चुकी थी। तो हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त हो जाने के बाद कई कारण हो सकते हैं उसके, कुछ ज़्यादातर विद्वान जो बाढ़ मानते हैं उसका कारण, ठीक है, क्या मानते हैं, बाढ़। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल था, समय था, वो कितना था याद है आप लोगों को? 2500, ठीक है, BC से 1750, यही काल था, आपको याद होगा, ठीक है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की सभ्यता थी और ये जो है 1750 BC के बीच तक चली और फिर समाप्त हो गई। अब 1750 के बाद ये उल्टा चलता है काल BC वाला, तो 1750 के बाद उल्टा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा फिर 1600 आया होगा, कितना आया होगा, 1600, ठीक है। 1600 के बाद फिर 1500 BC। तो 1500 BC यहाँ पर अगर आप देखा जाए 1750 है। अब यहाँ तक 1600 आने में 50 वर्ष ये मान लो, फिर 100 वर्ष ये मान लो, ठीक है, क्लियर। तो लगभग 150 साल तक आप देखोगे कि तो भारत के संदर्भ में कोई भी सभ्यता नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि भारत की जो सभ्यता थी, जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो समाप्त हो जाने के बाद, ठीक है, लोग समाप्त हो गए, तो कुछ बचे होंगे, थोड़े बहुत लोग हैं, तो वो अपना जो है छुटपुट जीवन जो है व्यतीत कर रहे थे और ऐसे ही अपना थोड़ा बहुत समय व्यतीत कर रहे हैं। तो कोई विशेष प्रकार की सभ्यता का जानकारी वहाँ नहीं मिलती। तो 150 साल का समय जो है ये बिल्कुल ऐसे ही रखा जाता है, उसमें आपको नहीं पढ़ाया जाता कि कौन सी सभ्यता आई कौन सी गई, ये ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि बताया था बगैर सभ्यता का ये काल है, ठीक है, क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ये 1500 BC से यहाँ से जो काल शुरू होता है उसको कहते हैं वैदिक काल और ये 600 BC तक चलेगी, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो ये आप पहले याद रखेंगे। तो वैदिक काल का जो समय है वो आप याद रखेंगे 1500 BC से लेकर के 600 BC तक आपको याद रखना है, ठीक है। अब वैदिक काल को भी 2 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक को पहले वाले को कहते हैं, देखो, पूर्व वैदिक काल, ठीक है, जिसको हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं और ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। दूसरे वाले को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। तो पहला वैदिक काल को 2 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो इसी को पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं और उत्तर वैदिक काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल ही कहते हैं। तो पूर्व वैदिक काल जो है सबसे पहले इसका कार्यकाल कितना चलेगा, तो 1500, शुरुआत इसी का होगा, ठीक है। तो 1500 BC से लेकर के 1000 BC का जो समय है वो ऋग वैदिक काल का चलता है, लगभग 500 साल आप देख लीजिए, 1500 से 1000 BC के बीच। जबकि 1000 BC से लेकर के 600 BC के बीच जो चलता है काल वो उत्तर वैदिक का काल चलता है। ये 400 वर्ष लगभग आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। 1000 से 600 के बीच आने में 400 साल लगे और ये ऋग वैदिक काल का जो है 1500 से 1000 BC के बीच का काल चलता है। तो पहले समय आप याद रखेंगे कि जो वैदिक काल का समय है वो 1500 से लेकर के 600 BC तक है, ठीक है। BC का मतलब आप समझते हैं इतिहास में। अब
इसको दो भागों में बांटा गया, वो भी ये बात हमने आपको बता दी, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का 1500 से लेकर के 1000 और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से लेकर के 600 BC तक चलता है, ठीक है। अब आर्य वैदिक काल जो है, वैदिक काल के संदर्भ में ये बताया जाता है कि वैदिक काल के जो निर्माता हैं एक तरीके से, उनको हम लोग आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य। अब आर्यों के विषय में बहुत ज़्यादा मतभेद भी है। क्या मतभेद है कि आर्य लोग थे कौन? क्या भारत के मूल निवासी थे? तो कहा जाता है कि इतिहासकार जो है वो बताते हैं कि ये भारत के मूल निवासी नहीं थे, ये जो है बाहर से आए थे। अब बाहर कहाँ से आए थे इसका भी कोई रियल प्रमाण नहीं है, अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग तरीके से बताते हैं मत, ठीक है। ये एकदम एक तरीके से रियल बात नहीं है, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कि बाहर से आए हैं, ठीक है। क्लियर? कोई बिल्कुल 100% प्योर मतलब प्रूव नहीं है। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर एक विदेशी विद्वान है इतिहास का जिनका नाम है मैक्स मुलर, ठीक है। तो पहले आप आर्य का समझ गए, आर्य कहाँ से आए थे? विदेशों से आए थे। तो मैक्स मुलर जो है सबसे पहले ये कहते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। कौन क्षेत्र से आए थे? मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे, ठीक है। मैक्स मुलर का कथन है। कौन क्षेत्र से आए थे? मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे, ठीक है। तो वर्तमान समय में मध्य एशिया क्षेत्र जो है वो अरब जो कंट्रीज हैं वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो मध्य एशिया क्षेत्र से आ रहे थे। लेकिन दूसरे जो भारतीयों के संदर्भ में अगर आ जाए तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो है ये कहते हैं कि आर्य जो है ये यूरेशिया वाले क्षेत्र से आए थे, जहाँ अल्पास पर्वत है उस क्षेत्र से आए थे। तो संपूर्णानंद का कथन ये है। जबकि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं नहीं, आर्य जो है वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जो ये कहते हैं नहीं, आर्य जो है तिब्बत क्षेत्र से आए थे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भारतीय लोग हैं वो अलग अलग बता रहे हैं, विदेशी जो है वो अलग बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लेकिन ज़्यादातर जो मत माना जाता है मैक्स मुलर का, इनकी बात मानी जाती है कि भाई तुम ज़्यादा सही कह रहे हो। अब यही देखो 100% कोई किसी का क्लियर नहीं है, लेकिन इनका मान लो 100% जो चीज़ है 100% में मान लो 60% चीज़ अगर इनकी क्लियर है, बाकी का 40% में तीनों लोग आते हैं तो इनकी बात ज़्यादा सही मानी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही है कि मैक्स मुलर के अनुसार जो है आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। लेकिन इनका नाम भी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो कहते हैं कि आर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम कैसे याद रखेंगे? तिलक लगाने पर ठंडक महसूस होती है और आर्कटिक क्षेत्र जो है उत्तरी ध्रुव में यहाँ भी ठंडक रहती है। तो बाल गंगाधर तिलक का नाम ऐसे याद कर लेंगे कि इन्होंने बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे? तो उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये बता रहे हैं तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो तिब्बत में आप ऐसे याद कर लेंगे कि दयानंद सरस्वती जो है तिब्बत में ज़्यादातर बौद्ध धर्म के लोग रहते थे और वो दया भाव के होते हैं, ठीक है। बात समझ पाए? तो आप ऐसे इनको लिंक कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बाकी डॉक्टर संपूर्णानंद कह रहे थे कि आलपास पर्वत यूरेशिया क्षेत्र से ही आए थे। तो पूरा 100% क्लियर नहीं है कि विदेशी थे भी कि नहीं, ठीक है। ये पूरा 100% क्लियर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि विदेशी थे। और जो है मैक्स मुलर का जो है मत वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है कि भाई ये जो है मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी फिर आगे बढ़ती है। तो अब अगर ये विदेश से आए तो विदेश में भारत में एंट्री करेंगे, तो भारत में जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर कोई विशेष प्रकार के मतलब लोग नहीं रहते थे उतना ज़्यादा, मतलब एक तरीके से, क्योंकि आप देख ही रहे हो यहाँ पर अगर इस हिसाब से देखा जाए कि हमने आपको बताया 1750 में जो समाप्त हो चुका था क्या सिंधु घाटी सभ्यता, और 1500 में वैदिक युग शुरू होगा। तो 150 साल के अंदर कोनो इतना वर्चस्वशाली राजा वगैरह थोड़ा बन जाएगा भारत के अंदर, ठीक है। तो छोटे मोटे राजा थे एकदम नॉर्मल, वो राजा आधुनिक वाले नहीं, मतलब जो अब अभी आगे पढ़ोगे इसमें मौर्य काल में या अन्य कालों में जो राजाओं को पढ़ोगे, जैसे आप इसमें अकबर वगैरह को राजाओं के संदर्भ में देखते हो, तो वैसे राजा नहीं थे, नॉर्मल अपना ग्रुप बना लेते थे और जैसे मान लो गांव का कोई हेड बन गया वही राजा कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल लोग रहते थे, वही अपने आप इसी में से एक को श्रेष्ठ बना दिया गया कि तुम ही राजा हो, इस गाँव की रखवाली तुम करोगे, ठीक है। तो ऐसे राजा थे छुटपुट, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि अब जब ये एंट्री करेंगे, मान लो ऐसे कहानी आगे बढ़ेगी, तो आर्य जब एंट्री करेंगे भारत में आकर के प्रवेश करेंगे, तो प्रवेश करते ही तो जो मूल लोग हैं उनके साथ लड़ाई होगी, कोई बाहरी अगर आदमी आएगा तो लड़ाई होगी। तो फिर क्या होगा कि जो आर्यों के साथ लड़ाई होती है, ठीक है, जहाँ के जो मूल लोग हैं तो उनके साथ जो लड़ाई होती है तो मूल निवासियों के साथ होती है, तो 10 राजा मिल करके इन आर्यों से आक्रमण करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो इन 10 राज्यों जब ये आर्यों के साथ लड़ाई करते हैं उन्हें अनार्य कहा जाएगा, क्योंकि मूल निवासी थे और ये बाहर से आए थे तो इनको आर्य कहा गया। तो 10 राजा मिल करके इनके साथ विदेशियों से आक्रमण करते हैं, लड़ाई करते हैं। लेकिन होता क्या है, फिर भी होता ये है कि जो 10
राजा हैं वो हार जाते हैं और आर्य जो है वो जीत जाते हैं। और जब जीत जाएंगे तो वो आकर के यहीं पे रहेंगे, बस जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ण है ये दशराज का युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? दशराज का युद्ध। और दशराज का युद्ध जो है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद जो है उसके 7वें मंडल में इस बात का उल्लेख मिलता है कि दशराज का युद्ध हुआ था और यहाँ पर आर्यों तथा अनार्यों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अनार्य जो है मतलब जो है अविजय हुए थे, पराजित हुए थे, जबकि आर्य जीत गए थे। ठीक है, तो यहीं से अब कहानी शुरू होती है आर्यों की। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि आर्य जब यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के बाद जो युद्ध है होता है वो दशराज का युद्ध होता है। और दशराज का युद्ध जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद जो है वेद हम आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो वेद हम आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं। हालांकि जो वैदिक काल के अंतर्गत ही वेद को पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप वो जा करके देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आगे बताते हैं, अब जब ये आ रहा है तो इनकी भाषा थी संस्कृत। मेन भाषा कौन मानी गई है? संस्कृत की। ये लोग आए थे तो इनकी भाषा संस्कृत थी, जो भी है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो संस्कृत मेन इनकी भाषा मानी गई। अब संस्कृत को इन्होंने कहा कि संस्कृत जो भाषा है वो देवों की भाषा है। किसकी भाषा है? देव। और यहाँ के जो अनार्य लोग थे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसे नॉर्मल जीते रहते थे और उनके पास ऐसा मतलब कोई विशेष प्रकार की भाषाएं होंगी, लेकिन इस तरीके की कोई विशेष भाषा नहीं थी। और इन्होंने जब आए यहाँ पर युद्ध जीत गए तो इन्होंने कहा कि हमारी जो भाषा है संस्कृत है, संस्कृत जो भाषा है वो सीधा देवों ने हमें दी है और ये देवों की भाषा है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि इसकी भाषा ये है देवों की भाषा। तो ये इसी आधार पर कहने लगे कि हम जिनको भी संस्कृत आती है वही लोग जो है आर्य कहलाएंगे और वही लोग श्रेष्ठ होंगे। वही लोग कैसे होंगे? श्रेष्ठ मान होंगे। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर किया जिन्होंने अवकाश जिसको संस्कृत नहीं आती है तो वो लोग अनार्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनार्य। तो अब यहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी, और जो वहाँ से आए थे इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं मूल निवासी उनको भी संस्कृत सिखाना शुरू किया। ठीक है, तो संस्कृत सिखाने के चक्कर में मतलब संस्कृत सिखाना शुरू किया कि भाषा आपको सिखाएंगे और ये पूरे देश का जो है आर्यीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? आर्य। नहीं, पूरे देश को हम आर्यीकरण करते मतलब आर्य बना देंगे। आर्य कैसे बना देंगे? संस्कृत सिखा के। ठीक है, तो आर्यीकरण करने के लिए इन्होंने शुरू किया काम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया आर्य कौन थे। संस्कृत ज्ञात जो आपने बताया पहले, आर्य जो बाहर से आए थे। ठीक है, इतिहास के हिसाब से, लेकिन 100% क्लियर नहीं है ये बात भी जो यहाँ पे आप आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे आर्य जो है ये संस्कृत के ज्ञाता थे, खुद को श्रेष्ठ कहते थे। वो कहते थे कि जिसको संस्कृत नहीं आती है भाई वो अनार्य कहलाएगा, तो इसलिए संस्कृत सीखना पड़ेगा सभी को। ठीक है, क्योंकि ये देवों की भाषा है, आपको ये सीखना पड़ेगा, आप श्रेष्ठ रहोगे। ठीक, तो इसलिए इन्होंने क्या किया? भारत का आर्यीकरण करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? आर्यीकरण। तो भारत का आर्यीकरण करना शुरू किया। तो अब भाई यहाँ पे जो लोग आए हैं वहाँ से आर्य लोग, वो क्या करेंगे? अलग अलग जो वहाँ के राजा, वो भी अपने ग्रुप के एक ना कोई राजा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उत्तर भारत का आर्यीकरण करने के लिए और दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने के लिए अलग अलग लोगों को, अलग अलग ऋषियों को भेजा। ठीक है, तो आपको यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने के लिए जो ऋषि अगस्त्य आए, कौन से आए? अगस्त्य ऋषि है। ठीक है, उनको भेजा गया। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने के लिए किसको भेजा गया था? अगस्त्य ऋषि। तो वो जाकर के पूरे दक्षिण भारत को जो है आर्यीकरण कर दे। अब कैसे करते थे? तो वो सिखा करके जो भी है अपना, ठीक है, और कुछ मंत्र जादू टोना तमाम चीज़ें जो हैं वो अपना समझ सकते हो। ठीक है, जबकि उत्तर भारत का आर्यीकरण जो है वो कर रहे थे गौतम राहुगढ़, इनका नाम याद रखेंगे। तो उत्तर भारत का जो आर्यीकरण कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? गौतम राहुगढ़। बात समझ पाए? तो दक्षिण भारत का याद रखेंगे अगस्त्य ऋषि। दक्षिण भारत का ऋषि कौन करेंगे? अगस्त्य ऋषि। दक्षिण भारत का अगस्त्य ऋषि, उत्तर भारत का गौतम राहुगढ़। इनके संदर्भ में गौतम राहुगढ़ जो है, इनके संदर्भ में एक बात कही जाती है कि गौतम राहुगढ़ को राजा जो थे उनका नाम था राजा विदेह। क्या नाम था? राजा। अब अभी राजा शब्द लगा हुआ, राजा का मतलब अभी ना समझना कि जो वो अकबर कालीन जो है मुगल सल्तनत के दौरान या फिर मौर्य सल्तनत के दौरान जो राजा इतना पावरफुल होता था, ऐसे राजा नहीं है, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ना कि तो बहुत सारे हथियार वगैरह होंगे इनके पास, खूब बड़ी सेना होगी और जो राजा कहेगा वो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ये नॉर्मल राजा थे। ठीक है, तो राजा विदेह ने जो है, ये राहुगढ़ जो थे ये पुरोहित थे इनके दरबार के, ठीक है, पंडित थे, तो इनको भेजा कि तुम जाओ उत्तर भारत का जो है आर्यीकरण करिए जा करके। तो ये उत्तर भारत का आर्यीकरण करने लगे जा करके। तो आर्यीकरण करने के संदर्भ में हुआ क्या कि बताया जाता था कि आर्यीकरण तभी तक होगा, ये अपने मुंह में किस तरीके से ज्वाला लगा करके जाते थे और कहते थे जहाँ तक हम चलेंगे ज्वाला जब तक जलती रहेगी तब तक आर्यीकरण करते रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही ज्वाला बुझ जाएगी आर्यीकरण करना बंद हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आर्यीकरण हम लोग नहीं करेंगे। तो ये जो गौतम राहुगढ़ थे, ठीक है, तो इसी तरीके से आर्यीकरण करते चले जा रहे थे। पहुँचते बिहार पहुँचे और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, और बिहार में जैसे जब ये पहुँचे होंगे
तो बिहार में एक नदी पड़ती है गंडक नदी, ठीक है, कौन नदी पड़ती है? गंडक नदी। तो गंडक नदी को जैसे ये पार कर रहे थे तो पार करने के दौरान जो उनका मुंह में ज्वाला रखी थी वो बुझ गई। और जब वो बुझ गई तो कहा बस अब यहाँ से जो है हम आर्यीकरण नहीं करेंगे। अब इसके आगे की जो भूमि है, क्योंकि अभी यहाँ का आर्यीकरण हो ही नहीं रहा है, तो इसके आगे की भूमि जो है वो सब अछूतों की भूमि है। किसकी भूमि है? अछूतों। बात समझ पाए? तो ये बात बताइए कि राजा विदय जो है वो रावगढ़ की मतलब अनार लोग इसके आगे रहेंगे और वो अछूतों की भूमि, यहाँ का आर्यीकरण नहीं होगा। तो गंडक नदी जो है पटना के पास है, और हमने आपको बता दिया कि यहाँ से जो है उनका मुँह की ज्वाला बुझ गई थी और उसके बाद आर्यीकरण करना बंद कर दिया। अब अछूतों की भूमि का ये बात जो है अर्थवेद में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? अर्थवेद में, ठीक है। अब आगे थोड़ी सी और कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर बात बताया जाए कि इस समय वैदिक युग में सबसे जो प्रिय पशु था वो गाय को माना गया है। किसको माना गया है? गाय को। सबसे प्रिय पशु गाय को क्यों माना गया है? क्योंकि गाय जो है उस समय गाय एक पालतू पशु थी और बहुत जितना भी समाज था, ठीक है, भारत का, वो सभी गाय पालते थे। और गाय पालने के दौरान गाय बहुत उपयोगी थी। वो इसलिए उपयोगी थी क्योंकि घर में दूध भी देती थी, ठीक है, और दूध से आदमी तमाम प्रकार के व्यंजन बना लेते हैं अभी भी इस समय, ठीक है, कितना उपयोगी दूध होता है। दूसरी बात कि गाय से जो उसका बछड़ा होता था आगे चल करके बैल बनता था, तो बैल बन करके जो खेत में जोतने का काम आता था वही पूरा आता था। तो कृषि में भी काम में आती थी गाय का ही बछड़ा, ठीक है। इसके अलावा गाय का जो गोबर है उससे घर को स्वच्छ करने के लिए वो उपयोग में लाता था। तो इतनी उपयोगी गाय होने के कारण गाय को सबसे प्रिय पशु जो है वो बताया गया वैदिक युग में, ठीक है। इसमें जो गायों को मारना बिल्कुल अपराध था। अगर कोई गाय को मारता है तो उसको मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। बात समझ पाए? इस समय गाय को अगर कोई मारेगा तो उसको मृत्युदंड की सजा मिलेगी। इसके अलावा राजा का ये कार्य होता था कि आपको गविष्ठी करना है। क्या करना है? गविष्ठी मतलब कि गायों की खोज करना। जितनी भी गायें मिलें वो उठा के अपने कबीले में शामिल कीजिए, ठीक है। गायें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी वो हमारे कबीले की, हमारे जो परिवेश है उतनी ज़्यादा उसकी तरक्की होगी, ठीक है। तो राजा का कार्य यही था गविष्ठी करना। अब गविष्ठी का मतलब बता दिया, गाय की खोज। गविष्ठी का मतलब क्या हो गया? गाय। तो ये बात भी आपको याद रखना। सभ्यता किस तरीके की थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी, आपको आगे बता चुके हैं। और लोग जो है पशुपालन और कृषि पर आधारित थे। हालांकि शुरुआत में जो लोग हैं, जब आपको हमने बताया, जो अभी दोनों में अंतर करके भी पढ़ाएंगे, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में शुरुआत में जो है पशुपालन सबसे ज़्यादा था, कृषि बाद में उत्तर वैदिक काल में प्रदान हुई है। पहले पशुपालन ही मेन रूप से था, ठीक है। और ये हमने बता दिया ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज का युद्ध है, ठीक है। इतनी बातें हमने आपको बता दी। वैदिक काल की कुछ नदियां हैं, वर्तमान समय में भी ये नदियां हैं, लेकिन वर्तमान समय में नाम इनका ये है और वैदिक काल में नाम ये हुआ करता था, ठीक है। तो आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए सतलज को जो है वैदिक समय में उसको क्या कहते थे। तो इन नदियों के नाम भी आपको याद करने हैं। बात समझ पाए? तो अब ये नदियाँ हैं कहाँ? तो एक चीज़ देखोगे, शुरुआत में जो भी ये लोग आए थे आर्य, तो ये पंजाब क्षेत्र में आए थे, ठीक है। पंजाब क्षेत्र जो वर्तमान समय में पाकिस्तान और भारत के दोनों में आता है, तो वहाँ पे आए थे। और वहाँ पे उस क्षेत्र में बहुत सारी नदियाँ हैं, झेलम, चिलाम, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु, ठीक है। सभी नदियाँ जो हैं रह करके वहीं मिलती हैं। तो वहाँ पे जा करके ये लोग रहे थे और इसलिए इन नदियों का जो जिक्र है वो किया गया है। तो इन नदियों के नाम आपको याद रखना है। बताओ, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो नदियाँ कौन कौन? पहले झेलम नदी है, उसको कहते थे वितस्ता। क्या कहते थे? वितस्ता। तो झेलम नदी को क्या कहते थे? वितस्ता। झेलम नदी को वितस्ता, झेलम नदी को वितस्ता, झेलम नदी को वितस्ता, ठीक है। क्या कहते थे? वितस्ता। झेलम नदी को वितस्ता, झेलम नदी को वितस्ता, झेलम नदी को वितस्ता। दूसरा है व्यास, व्यास को विपाशा। व्यास से व्यास, व्यास से विपाशा, व्यास से व्यास, व्यास से विपाशा, विपाशा, विपाशा बस वो एक हीरोइन है, बस वही से व्यास से व्यास, व्यास से विपाशा, ठीक है ना। हीरोइन है, नाम सुनिए, विपाशा। तो व्यास से व्यास, व्यास से विपाशा, व्यास से व्यास, व्यास से विपाशा। झेलम वितस्ता, झेलम वितस्ता, झेलम वितस्ता, झेलम वितस्ता, व्यास विपाशा, व्यास विपाशा, ठीक है। तो ये दो आप याद रखेंगे, झेलम वितस्ता, ठीक है, और व्यास विपाशा। और चिनाब का अस्किनी, चिनाब का, चिनाब का अस्किनी, चिनाब का अस्किनी। तो चिनाब जो है उसको कहते थे अस्किनी। इन नाम है, इन्हें सोचना, ये पहले के वैदिक साहित्य में नाम लिखे हुए हैं, वो नाम आपको याद करने। तो चिनाब को अस्किनी कहते थे। चिनाब को क्या कहते थे? अस्किनी। चिनाब को, सतलज को कहते थे शत्रुदी। सतलज को क्या कहते थे? शत्रुदी। सतलज को शत्रुदी, सतलज को शत्रुदी। इसको घर में अपना 2-4 बार पढ़ना, 2-3 दिन तक, तब याद हो जाएंगे, ठीक है। सतलज को शत्रुदी कहते थे। रावी को कहते थे परुषणी। रावी को क्या कहते थे? रावी को परुषणी, रावी को परुषणी।
अब देखो गंडक नदी है, गंडक नदी, तो गंडक को कहते थे सदा नीरा, गंडक को क्या कहते थे? सदा। इसको कैसे याद कर लेंगे? गंडक को सदा नीरा क्यों कहते थे? हमेशा खूब पानी, सदा सदैव पानी नीर भर के, इतना ज़्यादा नीर भर के चलता था, तभी तो गौतम राह उगड़ रहा है वो उसमें डूबने लगा और ज्वाला जो बुझ गई। तो सदा नीरा, इतना ज़्यादा नीर उसमें रहता था। ठीक है, तो सदा नीरा किसका? गंडक को याद कर लेंगे, तो सदा नीरा ऐसे याद कर लेंगे। सरस्वती को गग्गर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गग्गर। गग्गर नदी किसको कहते हैं? सरस्वती को। ठीक है, सिंधु को सिंध नदी कहते हैं। तो ये तो सरस्वती गग्गर याद हो जाएगा, सिंधु सिंध याद हो जाएगा, गंडक को सदा नीरा याद कर लेंगे, झेलम वितस्ता याद ही रहेगा। झेलम क्या याद रहेगा? व्यास विपाशा याद रहेगा। बस 2 बची हैं, कौन? 3, चिनाब, सतलज, रावी। इनको अपना याद कर लेंगे। चिनाब को अस्कनी, चिनाब को अस्कनी, सतलज को सतुर्दी, सतलज को सतुर्दी, रावी को परुषणी। ठीक है, तो अपना इनको रट लेंगे इस तरीके से। अब हम लोग आगे चलेंगे वैदिक काल में, जो हमारा पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, उसमें देखेंगे कि क्या व्यवस्था थी। ठीक है, उनको हम लोग समझेंगे। तो पूर्व वैदिक काल में हम लोग चल रहे हैं, और पूर्व वैदिक काल का समय हम आपको बता ही चुके हैं। पूर्व वैदिक काल का समय कितना रहा है? इसको घुमा दीजिए। पूर्व वैदिक काल का समय जो रहा है वो कितना रहा है बच्चा? ठीक है, पूर्व वैदिक काल का जो समय रहा है वो कितना रहा है बच्चा? वो रहा है 1500 से लेकर के 1000 BC के बीच था। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजनीतिक जीवन किस तरीके था। ठीक है, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन का मतलब आप समझते हैं कि राजा वगैरह क्या व्यवस्था थी उसकी, तो ये समझ लेते हैं। तो राजनीतिक जीवन के अगर बारे में चर्चा करेंगे तो लोग यहाँ कैसे रहते थे? कबीला बना करके रहते थे। कैसे बना करके रहते थे? कबीला का मतलब आप समझते होंगे। ठीक है, अब वर्तमान समय में जो कबीला बना करके रहते हैं, ठीक है, हाँ, नट लोग रहते हैं, ये लोग जो है, हाँ, नट नागर ये लोग रहते हैं, वर्तमान समय में अपना एक झुंड बना लेते हैं, उसी को कबीला कहते हैं। उसी में अपना जो भी 30, 40, 50 लोग अपना रह रहे हैं अपना उस झुंड के साथ एक साथ, तो कबीला बना करके ये लोग रहते थे। जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ चले आते थे। तो जीवन कैसा था? कबीलाई जीवन था। और इस कबीलाई जीवन को जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन। तो इसे कबीला, और उसी जनों में एक को बना दिया था कि तुम राजा हो। अब सोचो, कबीला जीवन बना करके रहते थे। मान लो गंगा के किनारे, सिंध नदी के किनारे रह रहे हैं, अचानक उधर बाढ़ आ गई, तो अब वहाँ से कबीला उठाया, आगे चल दिए। बात समझ पाए? तो ये कैसे राजपाट, वंश राज, ऐसे राजा थे नॉर्मल। ठीक है, उसी में से एक को राजा बना लिया जाता था। ठीक है, तो जीवन कैसा था? कबीलाई जीवन कैसा था? कबीलाई। और इसी कबीलाई जीवन को जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन। और राजा को राजन कहते थे। राजा को क्या कहते थे? राजन। क्या कहते थे राजा को? तो राजन वास्तव में यहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल किया गया। राजा को राजन कहते थे ये लोग, वैदिक साहित्य के लोग। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। और हालांकि राजा का हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो राजन होते थे वो राजन इतने पावरफुल नहीं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मौर्य काल में आकर के, इसके बाद के मुगल काल में आकर के देखोगे तो देखोगे राजा इतना जो कहेगा वो होगा। बिल्कुल ऐसा पावरफुल नहीं होता था, नॉर्मल एक बना दिया जाता था। ठीक है, तो राजन, बात समझ पाए? अब राजा भाई अगर है तो राजा की सहायता के लिए कुछ लोग रखे जाएंगे। ये आगे भी होता है, आया अकबर के काल में, मुगल काल में अगर आओगे तो उनकी सहायता के लिए मंत्री वगैरह सब कुछ रखे जाते थे। नहीं, तो इसमें भी राजा की सहायता के लिए लोग रखे जाते थे। तो उसमें रखने के लिए क्या, एक तरीके से ग्रुप बनाया गया था लोगों का, जिनका नाम था सभा, समिति, विदत और गण। ठीक है, तो कितनी राजा की सहायता के लिए कितनी संस्थाएं थी? 4, सभा, समिति, विदत और गण। सभा, समिति, विदत और गण। सभा, समिति, विदत और गण। ठीक है, तो राजा की सहायता के लिए कितनी संस्थाएं? 4, सभा, समिति, विदत और। हमने आपको बताया था प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा और समिति, पढ़ाया था कि नहीं? तो यही पे 2 सभा समिति, तो सभा समिति संस्थाएं। ठीक है, सभा, समिति, विदत और गण। तो ये बात याद रखेंगे। अब यहाँ पर होता क्या कि समिति क्या थी? तो समिति यहाँ पे जो आम लोग होते हैं, मान लो एक राजा है तो आम लोगों का ग्रुप था। पूरे राजा के साथ जितने भी गाँव के लोग हैं, मतलब मंडली का, जो कबीला के जितने भी लोग हैं, उनका सभी का ग्रुप था। तो वो अपनी बातें रख सकते थे, जो भी अपनी प्रॉब्लम हो, समस्या वो अपनी रख सकते थे। इसमें महिलाओं भी पूरी तरीके से भाग लेती थी, महिलाओं को भी पूरी तरीके से छूट थी। ऐसा नहीं कि महिलाओं को बिल्कुल अधिकार प्राप्त नहीं, वो भी जो कहेंगे उनकी बात मानी जाएगी, मानते थे सब लोग। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। समिति जो है वो आम सभा थी, आम सभा, नॉर्मल सभा। ठीक है, इसके अलावा विदत जो है, ये देखो, ये दो इसमें भी महिलाएं बहुत मात्रा में थी, इसमें भी महिलाएं बहुत मात्रा में थी। ठीक है, ये कौन कौन? समिति और विदत। ठीक है, तो विदत में क्या होता था? इसमें क्या होता था कि जो कबीलाई लोग रहते थे, तो कबीलाई लोग रहते थे तो भाई उपज के दौरान, यानी कृषि की करेंगे, तो कृषि करने के बाद सब मिल के करते थे अपना कृषि। मिल के करने के बाद जब अनाज काट लिया, तो काटने के बाद जो उपज होती थी तो वो अपने हिसाब से बांट लेते थे। ठीक है, तो किस तरीके से बांटना, इसमें भी महिलाएं रहती थी, इसमें भी महिलाएं रहती थी। तो इसके अलावा और क्या होता है था कि लूट में, मतलब ई कबीलाई के लोग जो है दूसरे कबीला पर हमला कर दी, कुछ लोगों पर हमला कर, लूट के माल निकाल लेता है। तो लूट के पश्चात जो है आएगा जितना माल लूट का, तो वो भी बंटवारा किया जाएगा।
पूरे कबीला में, ठीक है। तो ये जो है समिति आम सभा थी, और विदत जो है ये इसमें क्या होता था, बंटवारा किया जाता था। किसका बंटवारा? जो कृषि के पश्चात उत्पादन हुआ, ठीक है, या फिर लूट के पश्चात उत्पादन हुआ, उसका बंटवारा लोगों में किया जाता था। इसमें पूरी तरीके से महिलाएं होती थी, ठीक है, पूरी तरीके से महिलाएं होती थी। जबकि सभा और गण ये कुलीन लोगों की संस्था थी, ठीक है। मेन जो लोग होते थे उनके लिए केवल संस्था थी, वहाँ पे इसमें केवल ये लोग मौजूद रहते थे। तो इनको दोनों को आपको याद रखना है। यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति सही थी, यहाँ पे केवल कुलीन लोगों की यहाँ पे लोग थे, कुछ गिने चुने लोग रहते थे, मुखिया टाइप के जैसे गाँव में होता है, वो बस यहाँ पे इसमें रहते थे। आगे इतनी बात आपको समझ में आई कि सभा, समिति, विदत और गण 4 संस्थाएं थी उस समय, ठीक, राजा की सहायता करने के लिए। इसके अलावा अधिकारी भी रखे जाते थे। वर्तमान समय में अन्य काम करने के लिए अधिकारी से वर्तमान समय में राजा नरेंद्र मोदी, तो उनके तमाम मंत्री, ठीक है। तो ये संस्थाएं, मंत्रिमंडल होता है। फिर अधिकारी नीचे स्तर पर काम करने के लिए उस समय भी अधिकारी होते थे। और उस समय जो अधिकारी जो थे वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, उनको रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्निन। ये महत्वपूर्ण शब्द है कि रत्निन जो है वैदिक काल में अधिकारियों को कहा जाता था रत्निन। क्या कहा जाता था? रत्निन। तो वैदिक काल में अधिकारियों को अब ये ना समझ लेना कौन अधिकारी है, ये वर्तमान समय में बनी गए तुम IAS अधिकारी थोड़ो, बात समझ पाए बता रहा है कि अधिकारी के जैसे लोग जो थे उनको रत्निन कहा जाता था, ठीक है। इसमें होते थे कौन कौन थे? पुरोहित, सेनानी, पुरब, ठीक है। ये 3 प्रकार के आप याद, पुरोहित, सेनानी, पुरब, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे। इसके अलावा सेना नियमित नहीं थी, सेना इनके पास थी नहीं नियमित, जैसे राजाओं के पास होती थी सेना, हमेशा बनी रहती थी कि नहीं, तो वैसी सेना इनके पास नियमित रूप से नहीं थी। ये याद रखेंगे। सेना कैसे रखेंगे भैया, कम इधर घूम रहे हैं, कम उधर घूम रहे हैं, अपन खर्चा तो निकल नहीं रहा है, तो सेना खर्चा कहाँ से निकालेंगे ये लोग, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसके अलावा जो जैसे राजा अगर होगा तो आगे बढ़ने के बाद, मौर्यकालीन समाज जाने के बाद, और जब राजा बढ़ते तो राजा कर लगाता था लोगों पर, टैक्स लगाता था, अनाज पे टैक्स, अन्य चीज़ों, उसी टैक्स तो राजपाट चलेगा ना। वर्तमान समय में भी नरेंद्र मोदी टैक्स तमाम चीज़ में लगाते हैं, हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ, तभी तो देश चल रहा है ना, कहीं चले, ठीक है। शिक्षा पर टैक्स, जो खरीदने जाते हो, खाने पर टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स लगा होगा ना, उसी टैक्स के द्वारा देश चलता है, राजा अपना काम करता है। तो ऐसे कर की व्यवस्था थी, लेकिन जो कर की व्यवस्था थी वो अपने मन से लोग, इच्छा अगर है तो दो, ना इच्छा है तो कोनो बात नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। इसीलिए उस कर का नाम रखा गया था बलि। क्या नाम रखा गया था? बलि। बात समझ पाए? क्या रखा गया था? बलि। कर का नाम था बलि। अब बलि आज के संदर्भ में उसका बात अलग है, बलि का मतलब, ठीक है। तो कर का नाम क्या था? बलि। ये स्वेच्छा से दिया था, तो जिसकी मर्जी हो तो दो, ना मर्जी हो तो ना दो। न्याय का कोई खास उल्लेख इसमें किया गया नहीं है कि न्याय के लिए कोनो अलग संस्था बनाई गई थी क्या, जैसे वर्तमान समय में कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह हैं, तो ऐसे न्याय के लिए कोई अलग संस्था थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और राजा होगा वही अपना न्याय करता होगा सभा समिति में, तो कोई खास व्यवस्था नहीं बताई गई है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। राजनीतिक जीवन किस तरीके था इन लोगों का। सामाजिक जीवन में अगर बात करें, सामाजिक जीवन किस तरीके था, तो राजनीतिक जीवन हमने आपको बता दिया। अब सामाजिक जीवन में अगर बात करेंगे तो सामाजिक जीवन समाज समतावादी था। समतावादी मतलब आप ये समझिए कि एक समान रूप से सभी लोगों को माना था, कोई भी ऊंच नीच की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, सभी लोग समान लोग तरीके से रहते थे, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था? समतावादी। इसके अलावा यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था मतलब यहाँ पर वर्णों का जो समाज है वो बटा हुआ था। सबसे नीचे जो हो जाएगा वो शूद्र, उससे ऊपर वैश्य, उससे ऊपर क्षत्रिय और सबसे ऊपर ब्राह्मण। तो इस तरीके से व्यवस्था बनी हुई थी। ब्राह्मण जो है वो अपना पढ़ाई पाठन का कार्य करता था, जो क्षत्रिय है वो अपना रक्षा करने का काम करते थे, ठीक है, मतलब जो भी व्यक्ति करे। उसके अलावा शूद्र जो है वो अपना व्यापार करने का, शूद्र बोल रहे हैं, वैश्य जो है व्यापार करने का काम करते थे, और शूद्र जो है सेवा करने का काम करते थे। एक ही परिवार में इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं वेद का ज्ञाता हूँ, वेद मतलब वेद का ज्ञाता हूँ, जबकि मेरी माँ जो है वो शूद्र है, ठीक है, शूद्रों का काम करती हैं, पिताजी हमारे वैश्य हैं, और भाई जो है मेरा वो क्षत्रिय है। तो एक ही परिवार में सभी प्रकार के लोग रहते थे। वो कर्म पर आधारित था कि लोग जो है जाति व्यवस्था जो यहाँ पे थी वो कर्म पर आधारित थी। एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के लोग रहते थे। जो जैसा काम करता था वैसा ही उनको जो है क्या दे दिया गया था? वर्ण दे दिया गया था, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर ये कर्म आधारित थी। किस कर आधारित थी? ये कर्म आधारित थी, ना कि जाति। तो ये वर्ण व्यवस्था का वर्ण जो है किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये जानकारी ऋग्वेद में लिखी है, जो हमने आपको अभी टर्म बोला है वो टर्म ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और ऋग्वेद कौन मंडल में जाति व्यवस्था के वर्ण है बताया था हमने? 9वें और 10वें दोनों में। 9वें में शुरुआती प्रारंभिक बात बताई गई है, और 10वें मंडल में भी बात बताई गई पूरी तरीके से व्यवस्था की, ठीक है। तो 9वें मंडल में आप याद कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, दास प्रथा का यहाँ पे प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन किस तरीके था? आप ये समझिए कि मान लो अगर दूसरे कबीला का कोनो पकड़ के ले आओ तो अपन दास बना लेंगे, काम करो, ठीक है।
तो ऐसा दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं था, एकदम नॉर्मल था। ठीक है, आगे देखोगे। इसके अलावा लोग कैसे रहते थे, तो यहाँ पे परिवार होते थे और संयुक्त परिवार होता था। और संयुक्त परिवार में आप जानते हो किस तरीके से लोग रहते हैं। संयुक्त परिवार में मम्मी पापा दादी दादा, ठीक है, सब लोग मिलजुल करके, चाची चाचा सब कोई मिलजुल करके रहते थे। तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था यहाँ पर थी। ठीक है, और जो है यहाँ पर बड़ा परिवार होता था, ये भी बात आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक थी, मातृ सत्तात्मक नहीं थी। मतलब पिता को जो है वो सबसे ऊपर रखा गया है, माता को नहीं रखा गया। जबकि हम लोग वहाँ जब पढ़ेंगे, वहाँ बताया था हमने आपको, कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहाँ जो व्यवस्था थी वो मातृ सत्तात्मक थी। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। स्त्री की स्थिति कैसी थी, तो स्त्री की स्थिति श्रेष्ठ थी। स्त्रियों पर स्त्री को पढ़ने का अधिकार था। स्त्रियों पर यह व्यवस्था नहीं थी कि आप बाल विवाह करेंगे। वहाँ पे ये भी प्रचलन था कि स्त्री जो है, विधवा विवाह का प्रचलन था कि अगर स्त्री कोई विधवा हो जाती है तो दूसरा विवाह कर सकती है। तो वहाँ पे सती प्रथा, ये जितनी भी प्रथाएं हैं जो आगे चल करके कुरीतियों के रूप में भारत में उपज गई, वो कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं थी। स्त्रियों को पूरा अधिकार यहाँ पे दिया था। इसीलिए स्त्री की स्थिति हमने यहाँ पे लिख दी है श्रेष्ठ। ठीक है, स्त्री जो है बिल्कुल अच्छी व्यवस्था पर थी। आगे चल के स्त्रियों की व्यवस्था खराब हो जाती है। आपको पता है कि यहाँ पे वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की अवस्था बढ़िया थी, फिर घटती चली गई, एकदम गिर गई नीचे। अब आधुनिक समय में, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले स्त्रियों की व्यवस्था, स्थिति जो थी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। फिर अब आगे इस समय में अब बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो फिर से अब पुनः यहाँ तक पहुँचने का जो है कार्यक्रम जारी है। हो सकता है आगे आगे 2-4-5 साल में बिल्कुल, ठीक है, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था भी हो जाएगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, आगे देखोगे। आर्थिक जीवन की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें सामाजिक जीवन पता चल गया। आर्थिक जीवन की अगर बात करेंगे तो आर्थिक मतलब पैसा से, रुपया पैसा कहाँ से आता था, तो व्यवसाय उस समय मुख्य रूप से क्या था, पशुपालन। व्यवसाय क्या था, पशुपालन। तो व्यवसाय मुख्य रूप से पशुपालन था। कृषि भी था, लेकिन कृषि इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं थी। कृषि का जो प्रचलन बढ़ेगा वो उत्तर वैदिक काल में बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा व्यवसाय मुख्य रूप से क्या था, पशुपालन। पशुपालन में मेन रूप से कौन, गाय और उनके बछड़ा। ठीक है, और गाय को अदन्या कहा गया है, उसमें याद रखेंगे। किसमें कहा गया है, ऋग्वैदिक काल में। ठीक, गाय को जो है अदन्या कहा गया है। ठीक है, बात समझ पाए, ऋग्वेद में कहा गया है। और गाय को बहुत सबसे ज्यादा बार बोला गया, 176 बार अदन्या का वर्णन है। कितने बार, 176। जबकि कृषि का वर्णन ज्यादा, बहुत कम किया गया, केवल 24 बार ही कृषि का वर्णन किया गया। तो सबसे ज्यादा बार ऋग्वैदिक काल में गाय का वर्णन किया गया। इसी से जानकारी मिलती है कि पशुपालन जो है उस समय श्रेष्ठ था। आगे देखेंगे। इसके अलावा घोड़ों का यहाँ पर प्रयोग होना शुरू हो गया था और रथ का भी प्रयोग होना शुरू हो गया था। घोड़े और रथ का लोग प्रयोग करते थे। उद्योग बहुत सीमित थे। उद्योग सीमित थे मतलब बड़ाई लोग होते थे। ठीक है, बड़ाई लोग होते थे, नॉर्मल रथ बनाने वाले होते थे। तो ये ज़्यादा उद्योग बड़ा नहीं था। उद्योग में बस घोड़े, ये बड़ाई वगैरह लोग होते थे। व्यापार जो है वो विनिमय पद्धति पर ही था। मतलब हम तुम्हें चावल दो, तुम हमें गेहूँ दो, ऐसे बदल लेते थे। जिसके पास ऐसे है तो अपन अनाज को एक दूसरे से एक्सचेंज करके करते थे। यहाँ पे मुद्रा की कोई खोज हुई नहीं थी। ठीक है, तो मुद्रा और इसके अलावा व्यापार जो होता है विदेशों से नहीं होता था, आंतरिक व्यापार होता था। अपने कबीले में या फिर दूसरे कबीले में अगर बढ़िया वार्तालाप चल रहा है तो दूसरे कबीले से भी व्यापार हो जाता था। बाहरी कहीं व्यापार नहीं होता था। अब अगर आए धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन की बात करें तो ये लोग जो है पूजते थे, प्रकृति को पूजते थे। कहते थे नदी की पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। ठीक है, तो मतलब प्रकृति के पूजनकार थे। किसके पूजनकार थे, प्रकृति। तो प्रकृति के ये पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, प्रकृति। इसके अलावा जो प्रकृति है उन्हीं प्रकृति के चीज़ों को ही इन्होंने क्या किया, देव बना लिया। ठीक है, तो इसलिए बहुदेववादी भी थे। कैसे थे ये, बहु। तो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उन्हीं से बताया कि ये प्रकृति हमारा सूर्य देवता है, तो सूर्य देवता को सूर्य ना समझ के देवता बना दिया। तो इसी तरीके से प्रकृति की जितनी सारी चीज़ें हैं उनको क्या कर दिया इन्होंने, देवों को समान बना दिया। किसके समान बना दिया, तो इसलिए बहुदेववादी है, जो कि अभी भी वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है। अब देवताओं की जो श्रेणियाँ थी वो 3 श्रेणी के देवता थे। सबसे पहले अंतरिक्ष के देवता। तो अंतरिक्ष के देवता इंद्र थे। इंद्र को माना जाता था कि इंद्र जो है ये वर्षा कराते हैं, इसलिए इनको माना था कि अंतरिक्ष में बैठे हैं ये इंद्र की वर्षा कराते हैं, तो इनको अंतरिक्ष का देवता माना जाता था। मारुत, रुद्र और वायु। पहले आप ये 4 याद रखेंगे। अंतरिक्ष के देवता कितने हैं, 4। तो अंतरिक्ष के देवता 4 माने गए थे, इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। अंतरिक्ष के देवता कितने थे, 4। इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, ये अंतरिक्ष के देवता हो जाएंगे। पृथ्वी के देवता कौन कौन हो जाएंगे, तो पृथ्वी पर अग्नि रहती है, पृथ्वी तो खुद होती है। इसके अलावा सोम और बृहस्पति, ये आगे आपको बताएंगे। तो पृथ्वी के देवता कितने मानेंगे, 4। कौन कौन से, अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। आकाश के देवता को कौन कौन है, सूर्य, वरुण, सविता, विष्णु। ठीक है, सूर्य, वरुण, सविता और विष्णु। टोटल 33 प्रकार के। ठीक है, 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन है। 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन है। ठीक है, 33 करोड़ नहीं,
बात समझ पाए? कोटि का मतलब यहाँ पे 33 कोटि के देवताओं का वर्ण है। कोटि का मतलब करोड़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्रकार है। जैसे यहाँ पर बलि का मतलब मारना नहीं है, बलि का मतलब स्वेच्छा से दिया गया कर है। वैसे जो आप उल्टा सीधा लोग फैलाते हैं कि करोटि का मतलब करोड़, 33 करोड़ देवी देवता, गलत। वो 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन था, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए कि नहीं? ऐसे जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया, ठीक है। चलो आगे हम लोग आपको बता देते हैं। तो सूर्य, आकाश का बता दिया, सूर्य, वरुण, सविता और विष्णु। अब यहाँ पर जो सबसे प्रमुख, सबसे ज़्यादा जो प्रमुख देवता माना जाता था वो इंद्र को माना जाता था। इंद्र का 250 बार वर्णन किया गया है। कितने बार किया गया है? 250। इसके अलावा अग्नि, अग्नि को 10 देवता माना जाता है। दूसरे नंबर पर सबसे जो श्रेष्ठ देवता है वो अग्नि को माना गया है, ठीक है। तो पहले नंबर पर इंद्र पर, दूसरे नंबर को अग्नि को, तीसरे नंबर पर वरुण को वर्षा का देवता इनको भी माना जाता था, ठीक है। कि खुद ये वर्षा को ही वरुण कहते थे। वर्षा को किसको क्या कहते थे? तो वर्षा को ही वरुण कह दिया, तो वर्षा को क्या देवता मान लिया। बात समझ? क्योंकि वर्षा से ही फसलों का उपार्जन होगा, नदियां बहेंगी, तो इसलिए वर्षा को वरुण देवता कह दिया। वर्षा को क्या कह दिया? वरुण देवता, ठीक है। सविता चमकता हुआ जो सूरज है, ठीक है, उसको सविता कह दिया कि ये भी देवता है हमारे, चमकता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज उनका नाम अलग है, मित्र देवता। तो मित्र देवता, उगता हुआ सूरज, जब सूर्य उग रहा हो तो उनको नमन करते थे इन्हीं के सामने खड़े होकर के। जब उगता हुआ सूरज है, इन्हीं को मित्र देवता कहते थे। इन्हीं के सामने खड़े होकर के जो है क्या किया जाता है, वो जो मंत्र है, गायत्री मंत्र शायद है, ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः, वो इनके सामने जो है गाया जाता था, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अश्विन जो है ये भी देवता थे। तो अश्विन जो देवता थे ये किसके थे? ये चिकित्सा के देवता थे। किसके देवता थे? चिकित्सा मतलब रोग हो गया तो उसके लिए जड़ी बूटियां तमाम प्रकार की लोग लगाते थे। अभी भी चला आ रहा है थोड़ा बहुत, जड़ी बूटियों के द्वारा चलायमान है चीज़ें। आगे देखिए, पूषण जो है ये किसके देवता थे? तो ये पशुओं के देवता थे और औषधि के भी देवता इनको माना गया है। इसके अलावा सोम जो है ये वनस्पति के देवता माने गए हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको याद कर लेने इस तरीके से, क्लियर। तो ये धार्मिक जीवन कुछ इस तरीके था, और हमने आपको बता दिया सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल। तो वो कल हम लोग देखेंगे इसी तरीके से कि उत्तर वैदिक काल में आ जाने से क्या क्या परिवर्तन हो गए। उत्तर वैदिक काल में आ जाने से बहुत सारी स्थितियाँ खराब हो जाएंगी और बदल जाएंगी, ठीक है। जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति आधारित हो जाएगी, वो किस पे? जन्म आधारित हो जाएगी। वो जो है मतलब कर्म आधारित ना होकर के कैसे हो जाएगी? जन्म। स्त्रियों की व्यवस्था थोड़ी सी यहाँ पे खराब होने लग जाएगी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कल के वीडियो में।